हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती JNMT। दोस्तों, आज इस सेशन में क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और लॉन्ग क्वेश्चन से। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन वैसा लॉन्ग क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में रगड़ कर पूछता है। तो आइए हम इस सेशन में क्लास 12th का बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें लगभग टॉप 10 क्वेश्चन बताऊँगा, टॉप 10 क्वेश्चन को बताऊँगा, जिसमें से कंफर्म है कि मतलब जितना ऑर्गेनिक से लॉन्ग में पूछता है वो पूछ डालेगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बोल रहा है कि पहला में व्यापारिक विधि से, किसका कौन विधि से, तो व्यापारिक विधि से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 2013 में भी पूछ डाला है और 2024 में भी, 2023 में भी आप लोग को पूछ डालेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एकदम VVI एग्जाम के व्यू से मार लीजिए। लिखा हुआ है कि व्यापारिक विधि से, देखिए लिखने का तरीका सुटेबल होना चाहिए। उत्तर लिखिए या इंग्लिश में लिखते हैं तो आंसर लिखिए, उसके बाद व्यापारिक विधि लिखिए, डैश मारिए, लिखना शुरू कीजिए कि जलीय एसीटोन या क्या, ये एसीटोन या एल्कोहल में बने सोडियम क्लोराइड NaCl के विलयन का विद्युत अपघटन करके क्लोरोफॉर्म का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। NaCl के विद्युत अपघटन से Cl2 और NaOH प्राप्त होता है। यानी NaCl के विद्युत अपघटन से क्या क्या प्राप्त होता है, Cl2 और NaOH की प्राप्ति होती है। देखिए रिएक्शन में लिखा हुआ है कि NaCl जब टूटेगा तो Na प्लस धनायन में कैथोड पर और प्लस Cl माइनस में यानी एनोड पर। ठीक है, तो कैथोड पर क्या क्या बनेगा, Na बोले ना, Na जो है कैथोड पर बनेगा Na। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो Na बन गया है ना। उसके बाद इसको रिएक्शन आगे बढ़ाया कि 2Na प्लस 2H2O रिएक्शन करेगा तो 2NaOH प्लस H2 बन जाएगा। एनोड पर क्या होगा, Cl माइनस। ठीक है, तो Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है ना, Cl प्लस Cl यानी Cl2 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन बता रहे हैं मतलब इसी का और आगे लिखना भी पड़ेगा आप लोग को, लॉन्ग क्वेश्चन है ना तो लिखना पूरा पड़ेगा। बोल रहा है कि आगे कि एथिल एल्कोहल का, समझिए कि एथिल एल्कोहल का Cl2 द्वारा ऑक्सीकरण और क्लोरीनीकरण होने से क्लोरल बनता है। क्या बनता है, क्लोरल बनता है। या NaOH द्वारा, यह NaOH के द्वारा क्लोरोफॉर्म में जल अपघटित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन लिखा है कि CH3 CH2OH प्लस Cl2 रिएक्शन करेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस 2HCl बनेगा। ठीक है, उसके बाद CH3 CHO प्लस 3Cl2 बनेगा, रिएक्शन करेगा तो इससे बनेगा CCl3 CHO प्लस 3HCl। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरल, है ना। चलिए उसके बाद आगे रिएक्शन करेगा तो CCl3 CHO प्लस NaOH, जब ये रिएक्शन करेगा तो CHCl3 प्लस HCOO बनेगा। इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, सोडियम क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट ये हो गया, सोडियम फॉर्मेट हो गया, ये हो गया क्या, क्लोरोफॉर्म। चलिए तो आगे पूरा को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, मतलब आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर इसको नहीं लिखते हैं ना तो कम, सॉरी इसको नहीं, तो अगर इसको, इस रिएक्शन को अगर नहीं लिख पाइएगा तो यहाँ तक जरूर लिखिए, ऊपर वाला, मतलब एक रिएक्शन को क्लोरल तक लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोल रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किसका किसका लिखना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, युक्तिल अभिक्रिया पर, जल अपघटन पर, निराकरण प्रतिक्रिया पर और संघनन पर। तो सबसे पहले आप लोग को अभिक्रिया जरूर याद रखना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका शॉर्ट में ही मिल जाएगा, है ना, और इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल जाएगा और लॉन्ग में भी कन्फर्म मिल जाएगा, 1-2 का रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोग केमिस्ट्री के चालू होता है तो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, यहाँ तो दो ही को दिया है तो इसको हम VVI भी लगा सकते हैं, और जो भी आगे अभिक्रिया है तो उसको भी आप लोग जरूर देख कर जाएं। बाकी है तो इसमें हम बहुत सा करेंगे। 1 का क्या है, प्रतिस्थापन, 2 में योगशील, तीसरा जल अपघटन, चौथा निराकरण और चौथा 5वां है संघनन। तो आइए इसको भी हम लोग एक एक करके सभी को देख लेते हैं। चलते हैं, पहला मैं बोला प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। पहले तो दिल है कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, वैसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं जिनमें यौगिकों के परमाणु या मूलक के विस्थापित कर दूसरे परमाणु या मूलक उनका स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है ना। दूसरा को पहला को विस्थापित करके दूसरा कोई क्या करता है, दूसरा परमाणु मूलक उसका स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए दिया गया है कि जब ईथेन की प्रतिक्रिया कुछ से क्लोरीन से करते हैं ना, जब एथीन के है ना CH3
को क्या करते हैं, यानी C2H6 इसको बोलते हैं, यानी इसको क्या, एथीन है ना। एथेन को जब हम किसको क्लोरीन से विस्तृत प्रकाश में कराया जाता है कुछ रिएक्शन, तो निम्नलिखित प्रतिफल प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है कि CH3CHO प्लस HCl प्राप्त होता है। ठीक है, इतना तक लिख दीजिएगा। इसका कन्फर्म 1 का होगा प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, मतलब उसका थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल एगो दे दीजिए, बस काफी है। 2 को देना जरूरी नहीं है, एगो काफी है। चलिए दूसरा नंबर है योक्सिल यानी एडिशनल रिएक्शन है ना, योक्सिल प्रतिक्रिया। वह तो लिखा है कि वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया जहां कार्बनिक यौगिकों में प्रतिकारक का योग होता है। किसका, प्रतिकारक योग होता है। उदाहरण में जब एथिलीन को इसको एथिलीन बोलते हैं, जब एथिलीन को Cl2 है ना, Cl2 से प्रतिक्रिया कराई जाती है तो एथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। ठीक है, क्या कर रहा है, योगशील हो रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, योग हो जा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। बस एक ही उदाहरण काफी है, हम 2 को नहीं बताएंगे, एक ही बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी और था ना टॉपिक, हाँ क्या था, जल अपघटन क्या है, यानी हाइड्रोलिसिस क्या है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, मिस्टेक हो गया, हाइड्रोलाइसिस। जब कार्बनिक यौगिकों को किसका, कि जब कार्बनिक यौगिकों को जल के द्वारा क्या करते हैं, तोड़ा जाता है, तो उस प्रक्रिया को जल अपघटन कहा जाता है। जैसे में कि जब एसिटाइल क्लोराइड का जल अपघटन किया जाता है तो वह एसिटिक अम्ल बन जाता है ना। चलिए जैसे कि CH3COCl प्लस H2O जल के साथ हुआ ना, H2O के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया करेगा तो एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये तो हो गया। चौथा में है निराकरण प्रतिक्रिया किसे कहते हैं। निराकरण प्रतिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक की उपस्थिति में किसी यौगिक के एक अणु में 2 परमाणु क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उसको हम निराकरण या एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण में जैसे है कि जब इथाइल ब्रोमाइड को है ना, जब इथाइल ब्रोमाइड को KOH के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, किसके साथ, KOH के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, एथिलीन बन जाता है। C2H2 को क्या बोलते हैं, एथिलीन। ठीक है, एक ही रिएक्शन काफी है। आगे है संघनन, मतलब कंडेंसेशन है ना। संघनन उस तरह की प्रक्रिया है जिसमें एक या विभिन्न यौगिकों में 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर एक जटिल यौगिक का निर्माण करता है, उसको हम संघनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जब एल्डिहाइड में, जब CHO एल्डिहाइड में NaOH क्या करता है, डाला जाता है, किसका, NaOH डाला जाता है तो एल्डोल बनता है। इसको एल्डोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्डोल बनता है ना। क्या यह एक यौगिक, जटिल यौगिक का निर्माण कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। 2 में ही टॉपिक दिया था 3-4 को। आगे है तीसरा नंबर जो नाम रहा इथेनॉल बनाने की व्यापारिक विधि को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। देखिए इसमें 10, 12, 14 को हम करा रहे हैं, टॉपिक वीविया लगा रहे हैं, उसमें से कन्फर्म ही आएगा। तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं कि इथेनॉल बनाने की कौन विधि, व्यापारिक विधि को लिखना है, क्या है। तो इथेनॉल बनाने की जो व्यापारिक विधि है निम्नलिखित है। पहला है लिखा हुआ कि एथेनॉल, उसको सूत्र है कि C2H5OH को औद्योगिक स्तर पर किण्वन के द्वारा, किसके द्वारा, तो किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। शर्करा के किण्वन से इथेनॉल प्राप्त करने की यह विधि सबसे क्या है, पुरानी है। ठीक है, मोलेसेज यानी सोरे, गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों का आणविक सूत्र क्या होता है, लिखा हुआ है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। यानी कि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का ईस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम जाइमेज द्वारा किण्वन किया जाता है। ठीक है, जैसे रिएक्शन लिखा है उसको पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिएक्शन है कि C6H12O6 है ना, शुगर चीनी है ना, प्लस H2O जल के साथ इन्वर्टेज करेंगे तो ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण होगा, और प्लस C6H12O6 भी फ्रक्टोज ग्लूकोज दोनों का अनुसूत्र सेमी होता है, तो ये दोनों का ही निर्माण होगा। ठीक है, या फिर उसके बाद ग्लूकोज को तोड़ा है, C6H12O6 को क्या जाइमेज करेगा रिएक्शन, तो
2C2H5OH प्लस 2CO का निर्माण होगा। ठीक है, शराब बनाने के देखिए ये लिख जाएगा तो और समझिएगा प्लस पॉइंट हो गया। देखिए टॉपर बनने के लिए तो एक एक पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा। लिख रहा है कि शराब बनाने के लिए अंगूर शर्करा तथा ईस्ट स्रोत होते हैं। जब अंगूर पक जाते हैं तो उनमें शर्करा की मात्रा क्या कहती है, बढ़ जाती है ना। समझ गए। चलिए 2 तक 3 तक कर लिए हम लोग। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और लिखा हुआ है पर कि है तथा उनकी ऊपरी सतह पर ईस्ट उत्पन्न हो जाती है। किसके, जो अंगूर पक जाने के बाद शर्करा ज़्यादा हो जाती है उसके जिसकी वजह से उसकी सतह पर क्या ईस्ट उत्पन्न हो जाती है ना। जब अंगूर को कुचला जाता है, जब अंगूर को हम फोड़ा जाता है तो शर्करा एवं एंजाइम संपर्क में आ जाते हैं तथा किण्वन आरंभ हो जाता है। किण्वन अवायवीय स्थिति में बिना वायु की उपस्थिति में ना, यानी कि वायु की अनुपस्थिति होता है। किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है ना। लाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में बदल देता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन यहाँ पड़ा, इसको लिखना पड़ेगा आप लोगों को कंफर्म। ठीक है, रिएक्शन देखिए केमिस्ट्री है तो जब लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं या आप शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन को देना कभी ना भूलिए, क्योंकि रिएक्शन ही आपका प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि व्यापारिक विधि से क्या कार्बोनॉल यानी मिथेनॉल कैसे बनता है। देखिए जो व्यापारिक विधि से 2-4 गो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें से व्यापारिक विधि से कंफर्म है कि एक न एक को जरूर आएगा एकदम। ठीक है, ऑप्शनल में आए कहीं आवे, लेकिन व्यापारिक विधि से 3-4 गो जो बता रहे हैं और वो जरूर कंफर्म आएगा। तो आइए कि आंसर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि मेथनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH है। किसका, मिथेनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH है। इसे काष्ठक एल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, CH3OH को हम काष्ठक एल्कोहल भी कहते हैं। इसे लकड़ी के भंजक श्रावण से तैयार किया जाता है, किंतु आजकल इसे जल गैस वाटर गैस द्वारा बनाया जाता है। कौन से द्वारा, किसके द्वारा, तो वाटर जल गैस के द्वारा हम इसको बनाते हैं। किसको, मिथेनॉल को। 200 वायुमंडलीय दाब तथा 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर जिंक तथा क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक पर जल गैस तथा हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को प्रवाहित कर मिथेनॉल बनाया जाता है। जल गैस का निर्माण तप्त कोयले पर भाप प्रवाहित कर किया जाता है। रिएक्शन है कि C कार्बन प्लस H2O जल है तो CO प्लस H2 यानी इसको क्या बोलेंगे, जल गैस बोलेंगे। आगे देखिए CO प्लस H2 यानी जल गैस रिएक्शन करेगा तो CO तो उसको छोड़िए 200 एटम है ना, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो CH3OH यानी मिथेनॉल का निर्माण हो गया। तो रिएक्शन लिखना कभी नहीं भूलिएगा, केमिस्ट्री है ना। इस प्रकार प्राप्त जो मिथेनॉल है 99% शुद्ध होता है इस प्रक्रिया से, है ना। अब मिथेनॉल के कुछ गुण हैं उसके बारे में भी कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा कि मिथेनॉल का गुण है, यह क्या होता है, रंगहीन द्रव है। कैसा द्रव है, रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस है। यह विषैला द्रव है। जिसे पीने से अंधापन या पागलपन हो जाता है ना, मैंने धुत हो जाता है या पागलपन हो जाता है, और ज़्यादा पीने से यह प्राण घातक मतलब जान भी जा सकती है ना। चौथा है कि यह जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय है। इसका उपयोग पेंट तथा वर्निश के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। आगे है 5वां है, इसका उपयोग फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। बोला कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में कैसे अंतर बताना है। 2 जांच लिखे अथवा प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी एल्कोहल में से आप क्या समझते हैं, उसका अंतर करें या विभेद करें। देखिए 2022 में पूछ दिया है, हो सकता आ भी सकता है नहीं आएगा, लेकिन मेरा उम्मीद से ये नहीं आएगा। तो चलिए 5वां हो गया, 6ठा नंबर में आइए। 6ठा नंबर है कहाँ, ऊपर है। तो आइए हम 6ठा नंबर को देखते हैं। 6ठा नंबर है क्या है, बोल रहा है कि प्रयोगशाला में इथेनॉल कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, किसमें, प्रयोगशाला में। ऊपर क्या बताए हैं, ऊपर भी दो चार बताए व्यापारिक विधि से। हाँ ऊपर क्या बताएं, व्यापारिक विधि से 2-3 को बताए हैं व्यापारिक विधि से, है ना। व्यापारिक विधि से अब आ गया, उसमें से आपको कंफर्म है एगो कंफर्म पूछ देगा, हो सकता है 2 को पूछेगा, इसमें से एगो बनाना पड़ेगा, है ना। तो एगो कंफर्म रहेगा। अब आगे हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रयोगशाला विधि से। वो व्यापारिक विधि से यह है, प्रयोगशाला विधि से निम्नलिखित वो कैसे बनाते हैं। तो आइए हम अब प्रयोगशाला विधि कुछ देख लेते हैं। प्रयोगशाला में इथेनॉल है ना, इथेनॉल CH3CHO कैसे प्राप्त करते हैं।
उत्तर में है कि सिद्धांत जब इथाइल एल्कोहल को किसका जब इथाइल एल्कोहल को K2Cr2O7 एवं सांद्र H2SO3 द्वारा ऑक्सीकरण की जाती है तो एस्टाल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, C2H5OH रिएक्शन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में K2Cr2O7 या H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनेगा, CH3CHO प्लस H2O का निर्माण हो जाएगा, यानी इथेनॉल को CH3CHO को इथेनॉल बोलते हैं, उसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि प्रयोग विधि, इसका कैसे प्रयोग करते हैं। यह श्रवण फ्लास्क में 50 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट का चूर्ण एवं 200 मिलीलीटर जल ली जाती है तथा अच्छी तरह से क्या करते हैं, मिला दिया जाता है। अगर इस क्वेश्चन को बना रहे हैं प्रयोगशाला में इथेनॉल को, तो अगर आप इस फिगर को ड्रॉ कर देते हैं एग्जाम में, इस फिगर को क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं एग्जाम में, तो आपका एग्जामिनर जो होगा जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर हम 100% दे देगा। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि जब इथेनॉल का क्या प्रयोगशाला विधि बता रहा है, तो प्रयोगशाला विधि बताता है तो ये फिगर को ड्रॉ करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब व्यापारिक विधि से किसी चीज़ को कैसे बनाते हैं तो उसमें रिएक्शन को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि रिएक्शन लिखना दोनों में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो है क्या प्रयोगशाला विधि में फिगर को बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग फिगर ड्रॉ करना कभी मत भूलिएगा प्रयोगशाला विधि में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको आगे लिखा, इसी के बारे में लिखा गया है, कितना क्या लेते हैं, कैसे तैयार होता है, कितना डिग्री सेल्सियस है ना, क्या छोड़ता है बुलबुला तुलबुला, है ना। तो चलिए इसको पूरा लिख देते हैं, लिखना पड़ेगा, है ना। जब फिगर आप बना दीजिएगा ना तो आप लोग को खुद पता हो जाएगा कि यहाँ पर ई क्या है ना, ई क्या है, लिख दीजिएगा तो ई क्या है, इस ऊपर में ढेर सारा है ई क्या है ना, इसके बारे में कोहरे इतना डिग्री मिली सांद्र पर, मतलब सब जान जाएगा ना। तो उसी के बारे में, बस इसी के उपकरण के बारे में डिस्कशन पूरा कर देना है। देखिए बीच में कुछ हल्का फुल्का चलेगा, लेकिन आपको फिगर के अनुसार लिखना है। उपकरण को चित्रानुसार सजा दी जाती है। तो आप लोग समझ गए। अब हम लिखना इसको पूरा पढ़ के क्या बताए हैं, आप लोग समझ गए कि क्या लिखना है ना। 7वां नंबर देखिए, एसीटोन बनाने की प्रायोगिक विधि। एसीटोन बनाने की प्रायोगिक विधि का देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर 2023 के लिए भी मार लीजिएगा, जो इथेनॉल था, है ना। देखिए क्या है, ये इथेनॉल 2023 के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर बोल रहा है एसीटोन बनाने की प्रायोगिक विधि का वर्णन करना है। चलिए इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रायोगिक विधि से एसीटोन, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने के लिए, ये वही है प्रायोगिक विधि, लैब में प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट का शुष्क श्रवण किया जाता है। श्रवण करने पर कैल्शियम एसीटेट निम्नलिखित रूप से अपघटित हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है CH3 अब COO है ना, यहाँ CH3 तो CH3 जो है एसीटोन बनकर तैयार हो गया बनकर। अब प्रयोग कैसे करें, बोले ना, जब प्रायोगिक विधि देगा उसमें फिगर बनाना आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिगर नहीं ड्रॉ कीजिएगा तो एकदम कंफर्म है कि आधा % मैंने जितना नंबर करेगा उतना से 50% आपको कम नंबर आएगा। लेकिन जब आप फिगर बना देते हैं तो 110% आपको पूरा में पूरा नंबर दे देगा। चलिए आगे चलते हैं प्रयोग। एक क्या करना है, रिटार्ड मैंने बक यंत्र में लगभग 50 ग्राम शुष्क कैल्शियम एसीटेट रखकर उसे लिंबित संघमित्र को एक ग्राही को जोड़ देते हैं, है ना, जोड़ दिया गया है यहाँ, इसमें देखिए देते हैं। लिंबित संघमित्र को एक ग्राही में जोड़ते हैं। फ्लास्क को गर्म करने पर श्रवण की क्रिया आरंभ होती है तथा अशुद्ध एसीटोन, फिगर देख रहे हैं ना, देख लीजिए सही से, क्या है, क्या बनाने की विधि, एसीटोन बनाने की प्रायोगिक विधि है। फिगर डोक, अरे महाराज फिगर सीख लीजिए 4 को 5 को। ग्राही में इकट्ठा होने लगता है। श्रवण समाप्त होने पर स्रावित द्रव में सोडियम बॉक्साइड का संतृप्त विलयन डालते हैं। इसमें एसीटोन बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। क्रिस्टल को छानकर सुखा लेने के बाद सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ स्रावित किया जाता है। स्रावित द्रव में एसीटोन के अतिरिक्त जल की विद्यमान रहता है। इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के कुछ टुकड़े डाले जाते हैं जो जल में शोषित कर लेते हैं। द्रव का पुनः श्रवण करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। बहुत ही लंबा जाएगा, तो जब आप लोग क्वेश्चन लिख दीजिएगा ना तो आप लोग खुद से फिगर जब ड्रॉ हो जाएगा तो लिखना आप लोग जितना जानता हो उतना बिहार बोर्ड के लेकिन जानता है लिखने के लिए, है ना जी। ये स्टूडेंट बिहार बोर्ड के जरूर जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं 8वां नंबर में।
क्या बोला, एंजाइम क्या है, क्या बोला, एंजाइम बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, 2009 से पूछा भी है और 2023 के लिए रेडी रहिए आप लोग, पूछेगा ही। बोला एंजाइम क्या है, एंजाइम कैटलिस्ट के मैकेनिज्म प्रतिक्रिया को दर्शाना है। कौन सा प्रतिक्रिया को, तो मैकेनिज्म प्रतिक्रिया को, कैटलिस्ट के मैकेनिज्म। उत्तर में एंजाइम जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक है जो कि जीवित पौधों एवं जंतुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। वास्तविक रूप में ये तत्व उच्च अणु द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु हैं जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये बहुत प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं जो अनेक विशेष रूप से प्राकृतिक प्रक्रमों से संबंधित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, परंतु जंतु एवं पौधों के जीवन प्रक्रम के अनुरक्षण के लिए होने वाली अनेक शारीरिक अभिक्रियाएं एंजाइमों द्वारा उत्पन्न होती है। सही बात है, एंजाइम के बारे में पढ़ लेना है। अतः एंजाइमों के लिए जैव रासायनिक उत्प्रेरक का शब्द का प्रयोग होता है एवं उत्प्रेरण की परिघटना जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है। बस हो गया, रिएक्शन लिख देना है तो लिख दीजिए। C12 H/O11 एक्वा सोल्यूशन प्लस H2 है ना, इन्वर्टेज करें तो C6H12 यानी ग्लूकोज हो गया, ये फ्रैक्टोज हो गया, सेमी होता है अनुसूत्र, ठीक है, वो बनेगा। एंजाइम को उत्प्रेरण की क्रियाविधि, अब क्रियाविधि क्या भी लिखना पड़ेगा आप लोग, है ना, लॉन्ग है। एंजाइम के कोलाइडो कणों की सतहों पर बहुत सारे क्या कहते हैं, कोटर होते हैं। ऐसे कोटर अभिलक्षणित आकृति के होते हैं एवं इनमें सक्रिय समूह जैसे NH2 COOH SH और OH आदि होते हैं। वास्तव में यह सतह पर उपस्थित सक्रिय केंद्र होते हैं। अब क्रिया के गुण जिनकी परिपूरक आवृत्ति होती है इन कोटरों में एक ताले में चाबी के समान फिट हो जाते हैं। सक्रिय समूहों की उपस्थिति के कारण एवं सक्रिय संकुलन बनता है जो विघटित होकर उत्पन्न होता है, विघटित उत्पाद देता है। अतः इस प्रकार के एंजाइम उत्प्रेरित अभिकारों के दो पदों में संपन्न होना माना जा सकता है। E+S रिएक्शन करेगा E-S रिएक्शन करेगा E+P, यानी पद 1 में आप इतना लिखना जरूरी नहीं है, बस इतना तक लिखिए, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, इतना लिखना नहीं जरूरी है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 में। बोला है कि विटामिन की ये परिभाषा लिखिए। ऊपर था एंजाइम, नीचे है विटामिन की परिभाषा दीजिए तथा इनका वर्गीकरण समझाइए। विटामिन का आप लोग तो जनरली जाते हैं, ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि यह आहार के लिए, किसके लिए, आहार के लिए अनिवार्य संघटक है जिनकी आवश्यक जीवों को अल्प मात्रा में होती है। विटामिन प्रकृति में वनस्पति, देखिए विटामिन शरीर में नहीं होता लेकिन एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है और सा होता है, वसा भी होता है, लेकिन विटामिन नहीं होता। प्रकृति में बाह्य स्रोत से मिलता है विटामिन। वनस्पति तथा प्राणियों दोनों में विस्तृत रूप से उपस्थित है। शरीर में सभी कोशिकाएं कुछ सीमा तक विटामिनों के संग्रह करती है ना, परंतु अधिकांश विटामिन प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जा चुके हैं तथा व्यापारिक स्तर पर उपलब्ध है। यह मुख से लेने पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। विटामिनों की रासायनिक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। जैसे विटामिन में सभी को, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन आप लोग को स्पीड में, मतलब रनिंग में पढ़कर रिवीजन मोड में आप लोग को एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णों ABCD E आदि द्वारा संकेतित किया गया है। सिर्फ AB नहीं, ABCD नहीं जानते आप लोग कि A से रतौंधी, B से बेरीबी, C से स्कर्वी, D से डिकेटस, E से क्या होता है, K से क्या, K भी एक है ना। इनकी खोज इसी क्रम में हुई थी। इसके अतिरिक्त किसी विटामिन के ऊपर के सदस्यों को ऊपर भी है ना, A1 A2 A3 B2 B12 B6 B है ना, ये इस तरह से है, उसी को लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है कि विटामिनों का वर्गीकरण है ना। विटामिनों का सामान्यतः इनके विलेयता के आधार पर दो प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात वसा विलेय तथा जल विलेय। वसा में जो वसा में विलेय, देखिए जल में दो ही गो, सिर्फ विटामिन B और C सिर्फ क्या होता है, जल में विलेय होता है। बाकी जो विटामिन है वो जल में, जैसे वसा में होगा, जैसे A हो गया, D हो गया, E हो गया, K होगा, ये सब जो है वसा में घुल जाता है, लेकिन B और C सिर्फ जल में घुलेगा। ठीक है, दो समूह के कार्य भिन्न है। क्या में वसा विलेय, उसके बारे में बताया है कि वसा विलेय और एक बार जल विलेय बताएगा, मतलब इस सब को अलग अलग विश्लेषण कर दिया है। देखिए ये तैलीय पदार्थ के होते हैं, वसा जो विलेय होता है या तैलीय पदार्थ की है जो जल में शीघ्रतापूर्वक नहीं घुलते, जल में घुलते नहीं हैं। ठीक है, इस समूह में विटामिन A, D, E तथा K सम्मिलित है। यकृत कोशिकाओं में वसा घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन A तथा विटामिन D की प्रचुर मात्रा होती है। जलभृत लिपिड विलेय विटामिन के इस समूह के सदस्य शरीर द्वारा क्या करते हैं, अवशोषित नहीं होते हैं जब तक वसा पाचन तथा अवशोषण समान रूप से संपन्न न हो। ठीक है, इनकी कमी के कारण अपावशोषणीय
रोग हो जाता है। इन विटामिनों की अत्यधिक मात्रा लेने से अति विटामिनता हो जाती है, मतलब विटामिन नहीं हो खाओ तबे रोग, और ज़्यादा भी खा लो तबे रोग। गजब है यार। ख में है कि जल विलेय, है ना। इस समूह में शेष विटामिन जैसे बी समूह के विटामिन, बी तथा सी समुदाय के विटामिन आते हैं। कोशिकाओं में जल विलेय विटामिन का संग्रह काफ़ी कम मात्रा में होता है। विटामिन एच बायोटिन तथा अपवाद है, क्योंकि यह न तो जल में विलेय है और न ही वसा है। विटामिन एच भी एक होता है, बायोटिन उसको बोलते हैं, वो न तो जल में घुलता है और न ही वसा में घुलता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट क्या है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन 21, 22 में 20 में पूछा है, तो आपको हो सकता है नहीं बल्कि पूछेगा ही 2023 में। लिख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो आइए कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित वे रासायनिक यौगिक, कार्बन कार्बोहाइड्रेट नाम में है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब रहेगा ना जी, से निर्मित वे रासायनिक यौगिक जो ध्रुवण, घूर्णन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है ना। हम लोग सिंपल तरीका से क्या चीज़ लिखाते हैं 10th में, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो तत्व बनता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, यहाँ कुछ और ही है, ठीक है मामला। तो यह हमारे भोजन का मुख्य अवयव है तथा ऊर्जा के सस्ते स्रोत के रूप में जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र सभी को पता CH2O के होल वाई है ना। कार्बोहाइड्रेट को उनके जल अपघटन तथा उनके फलस्वरूप बने उत्पाद की संख्या के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है, जैसे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, 3 समूह में। तो अब सबको एक एगो करके दर्शाया है। भाई लॉन्ग क्वेश्चन है तो मतलब थोड़ा सा लिख गया हो जाएगा, नहीं पूरा लिखना पड़ेगा। तो मोनोसैकेराइड के बारे में जानते हैं। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का ही एक भेद है, प्रकार है। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स का जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के और अधिक सरल यौगिक में हाइड्रोलाइड नहीं किया जा सकता है, उसे मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। अर्थात इनको और अधिक सरल यौगिक में जल अपघटित नहीं किया जा सकता है ना। मोनोसैकेराइड के में कार्बन की संख्या तथा उसमें उपस्थित एल्डिहाइड तथा कीटोन क्रियात्मक समूह के आधार पर उनके वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त शब्द सारणी में दिए गए हैं, जैसे कि कौची ग्लूकोज हो गया, उसके बाद फ्रक्टोज हो गया, उसके बाद लैक्टोज हो गया, है ना। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नहीं है बल्कि दूसरा नंबर, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा है एलिगोसैकेराइड। एलिगोसैकेराइड ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का ही दूसरा रूप है, यानी उसका भेद है। आगे है कि एलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का ही भेद बोले ना, जो जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड अणुओं की कुछ ग्रीक भाषा में ओलिगोफ्यू अर्थात कुछ मतलब किंतु निश्चित संख्या 2 से 10 प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप डाइसैकेराइड जल अपघटित होकर 2 मोनोसैकेराइड अणु देते हैं। डाइसैकेराइड जब क्या, डाई मतलब 2 है ना, जल अपघटित होता है तो 2 गो मोनोसैकेराइड देता है, ठीक है। एक और बच गया, तीसरा नंबर कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ है। अब रिएक्शन भी लिख दिया है कि सुक्रोज C12 यानी चीनी है, C12H2O11 जब जल के साथ करेगा अभिक्रिया तो C यानी ग्लूकोज देगा और फ्रक्टोज देगा, ठीक है, फ्रक्टोज देगा। चलिए आगे है पॉलीसैकेराइड, तीसरा नंबर है पॉलीसैकेराइड। ये उच्च आणविक द्रव्यमान के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो जल अपघटित होने पर मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देते हैं। स्टार्च तथा सेल्यूलोज इनके उदाहरण है। दोनों का समान सूत्र C6H10O5 के होल N होता है, ठीक है। रिएक्शन दे दिया है, देख लीजिए, C6H10O5 के होल N प्लस NH2O जल के साथ करेगा तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज दे देगा, ठीक है। चलिए इतना लिख दिएगा, ज़्यादा है, बहुत है। आगे है कि निम्नलिखित प्रत्येक का एक एक उदाहरण देगा, किसका, संश्लेषित रबर का और संघनन पॉलीमर का। देखिए संश्लेषित रबर और इसमें रबर होता है, ठीक है। तो रबर के बारे में आप लोग कन्फर्म कुछ टाइप्स जो होता है उसके बारे में जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तो संश्लेषित रबर सिर्फ दिले है, लेकिन हम आप लोग को अलग से बोल रहे हैं कि रबर के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग
का एक क्वेश्चन जरूर देगा एग्जाम, उदाहरण लिखने के, सॉरी उदाहरण चाहे देने के लिए लिखेगा, चाहे तो उसका विश्लेषण करने के लिए। तो संश्लेषित रबर यहाँ दिया हुआ। एक पॉलीमर, पॉलीमर भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो संघनन पॉलीमर के बारे में यहाँ जानते हैं। सबसे पहले संश्लिष्ट रबर, मानव के द्वारा प्रयोगशाला में कृत्रिम ढंग से संश्लेषित रबर के समान पॉलीमर को सिंथेटिक रबर कहा जाता है। संश्लेषित रबर बुना एस, बुना एन, न्यूप्रीन तथा ब्यूटिन रबर है ना। आगे है कि कंडेंसेशन पॉलीमर, वही बताया है। तो दो असमान या दो बाईफंक्शनल यानी बाईफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स के संघनन कंडेंसेशन तथा छोटे अणुएं तथा H2O, NH3, CHCl, HCN अल्कोहल आदि के विलोपन से जो निर्मित पॉलीमर्स कंडेंसेशन कहलाते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहलाते हैं ना। उदाहरण जैसे नायलॉन 66, पॉलिएस्टर, ये सब क्या हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर, संघनन पॉलीमर कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रति अम्ल क्या है। उन सामान्य यौगिकों का उल्लेख करें जो प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग होते हैं। निम्न को उदाहरण देकर समझाइए। पहला दो क्वेश्चन यहाँ, एक यहाँ, दूसरा है कि निम्न को उदाहरण देकर समझाइए। पहला प्रशांतक, प्रतिजनन क्षमता औसत, एवं प्रतिहिस्टीमन। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है 2023 के लिए, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और देखिए पहला है प्रति अम्ल क्या है। लिखा है प्रति अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अमाशय से अम्ल के अत्यधिक उत्पादन को, जो अमाशय में अम्ल का जो उत्पादन होता है अत्यधिक, उसको रोकता है तथा पीएच को उदासीनता से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH हॉल्टवाइज, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 आदि। बी में प्रशांतक का मतलब व्याख्या करना है। तो प्रशांतक क्या है। तो प्रशांतक रासायनिक यौगिक का वह वर्ग है जिसका उपयोग तनाव तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों में किया जाता है या अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करके चिंता, तनाव, क्षोभ अथवा उत्तेजना से मुक्ति देते हैं। प्रशांतक विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग क्रिया विधियों से कार्य करते हैं। जैसे नॉरएड्रेनालिन एवं तंत्रिकीय संचारक हैं जो मनोदशा परिवर्तन में भूमिका निभाती है। फिर है ख में प्रतिजनन क्षमता औषधि। इसके बारे में लिखना है कि जनन नियंत्रण गोलियों में, जनन का जो नियंत्रण गोली करता है उसमें आवश्यक रूप से संश्लिष्ट एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। दोनों ही यौगिक हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन अंतःस्राव को निरोधित करता है, मतलब रोकता है ना, अंडा बनाने से, गर्भाशय से, गर्भाशय में अंडा उसमें बनाने से रोकता है। नॉरएड्रेनालिन संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न का उदाहरण है। क्या, नॉरएथिनड्रोन संश्लेषित जो है प्रोजेस्टेरोन का व्युत्पन्न का उदाहरण है। आगे प्रतिहिस्टामिन किसको बोलते हैं। तो हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फोटक है। इसके विविध कार्य हैं। यह श्वसनिकाओं और आहार नली की चिकनी पेशियों को संकुचित करती है तथा दूसरी पेशियों जैसे रुधिर वाहिकाओं की दीवारों को नरम करती है। जुकाम के कारण जुकाम के कारण होने वाले नासिक असंकुलन है ना, मतलब सर्दी जुकाम कारण नहीं छिकते हैं, नासिक असंकुलन और पराग के कारण होने वाली एलर्जी का कारण भी हिस्टामिन ही होती है। संश्लिष्ट औषधि ब्रोमोफेनिरामिन और टर्फेनाडिन प्रतिहिस्टामिन का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल में बोलेगा तो ए वाला और ए वाला लिख दीजिए, हो गया प्रतिहिस्टामिन का उदाहरण। तो आप लोग कुछ जो होता है इस जवारनाशी है ना, मतलब और एक दो मतलब जो क्या बोलते हैं दवा का है ना, मेडिसिन के कुछ पॉइंट है, दवा का नाम ना है ना, उसको आप लोग को कुछ याद रखिएगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल चलते हैं 13 नंबर में। क्या है कि बहुलीकरण क्या है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ना। पॉलीमर्स क्या है, यानी बहुलीकरण क्या है। योगात्मक बहुलक एवं संघनन बहुलक पद की परिभाषा एवं व्याख्या एक एक उदाहरण के साथ देना है।
ठीक है। तो पॉलीमर्स भी आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, उसमें से भी आप लोग को क्वेश्चन पूछता ही लॉन्ग में है, लॉन्ग में जरूर पूछेगा। चलिए आते हैं, बहुलीकरण क्या है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पॉलीमर्स का निर्माण मोनोमर्स द्वारा होता है उससे क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहा जाता है। अर्थात मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन कहते हैं पॉलीमर बनेगा, ठीक है। क्रियाविधि बनाने की विधि यानी के आधार पर मतलब क्रियाविधि के आधार पर पॉलीमराइजेशन को निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला एडिशनल पॉलीमराइजेशन या उसको बोलते हैं चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दूसरा है कंडेंसेशन संघनन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, है ना। तो हम एक एक को पढ़ेंगे। पहला है क्या, एडिशनल पॉलीमराइजेशन, यानी उसको और बोल सकते हैं चैन ग्रोथ पॉलीमर्स या योगात्मक बहुलक। आइए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग 2023 के लिए भी लगाइए। पढ़ते हैं कि अणुओं के रिपीटेड एडिशन से निर्मित पॉलीमर्स को एडिशनल पॉलीमर, बहुत ही एकदम सिंपल है कि अणुओं से रिपीटेड एडिशन से निर्मित पॉलीमर्स को हम एडिशन पॉलीमर्स कहा जाता है, मतलब योगात्मक बहुलक कहते हैं, है ना। मोनोमर्स का एडिशन सदैव हेड टू टेल ढंग से होता है। इनका अनुसूत्र जो मोनोमर्स के अनुसूत्र के इनका जो अनुसूत्र होता है योगात्मक बहुलक के, वह मोनोमर्स के अनुसूत्र के समान होता है। इनका आणविक द्रव्यमान जो होता है वह मोनोमर के आणविक द्रव्यमान का सरल गुणज होता है, ठीक है। आगे है कि ये जो है होमोपोलीमर्स तथा कोपोलीमर्स दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण जैसे इथीन का पॉलीमर पॉलीथीन, है ना। इथेन का जो पॉलीमर होता है पॉलीथीन होता है, इसका सूत्र लिखा गया है नीचे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। बी में क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर्स या उसको हम संघनन बहुलक कहते हैं। उसको और क्या कह सकते हैं, तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। क्या बोल रहा है कि दो असमान बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर के संघनन कंडेंसेशन तथा छोटे अणु जैसे H2O, NH3, HCl, HCN, एल्कोहल आदि के विलोपन इलिमिनेशन से निर्मित पॉलीमर्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स कहलाते हैं। उदाहरण जैसे नाइलॉन 66 या तो हेक्सामेथिलीन डायमीन या एडिपिक एसिड या कंडेंसेशन पॉलीमर्स एग्जाम्पल हो गया। और रिएक्शन भी लिख दिया गया है, देख लीजिए। तो आप लोग रिएक्शन का लिखना नहीं भूलिएगा, रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो रिएक्शन को लिखना कभी मत भूलिएगा। आप एक ही रिएक्शन लिखिए, दो रिएक्शन नहीं लिखिए, बल्कि एक रिएक्शन नहीं लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए। केमिस्ट्री में रिएक्शन है तो है भाई, है ना। आगे है 14 में कि निम्न रसायन का उचित उदाहरण देते हुए वर्णन करना है ना, वर्णन करना है। पहला है, देखिए आ ही गया, हम बोल रहे थे कि सब पढ़ लीजिए, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, जवारनाशी, यहाँ आ ही गया है। तो पहला है ज्वारनाशी यानी एंटीपायरेटिक बोलते हैं। दूसरा है एंटीसेप्टिक, उस विटामिन का नाम लिखना है जिसकी कमी से क्या होता है, रतौंध तो विटामिन ए सभी हो गया, ये खत्म। बेक्लाइट तथा पीवीसी बनाने की कौन सी प्रारंभिक रासायनिक प्रयुक्त होता है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ये वाला है। और ये जो बोले ना मेडिसिन से संबंधित जो है, आप लोग ऑब्जेक्टिव भी करवाए हैं, यहाँ से संबंधित है। और बी में मतलब इस भी बहुत ही लाजवाब 2023 के एग्जाम के व्यू से बहुत ही लाजवाब है। तो आइए एक एक करके बताते हैं। पहला है क्या है, एंटीपायरेटिक मतलब ज्वरनाशी। आगे, वैसा रसायन जो मनुष्य के ज्वर को कम करता है। ज्वर मतलब क्या, जलना मतलब बुखार लगना, है ना। ज्वर वैसा रसायन जो मनुष्य के बुखार को कम करने में मदद करता है, ज्वरनाशी कहलाता है। जैसे पारासीटामोल ना बोलता है, बुखार लगा हुआ, अच्छा पारासीटामोल को टैबलेट खा ले, बेस हो जाएगा। आगे है एंटीसेप्टिक, वैसा रसायन जो सूक्ष्म जीवों को, है ना, छोटे छोटे जीवों को, सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। माने जर्म्स के पैदा होने से या वृद्धि होने से रोकता है, उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम में साबुन भी एंटीसेप्टिक, डिटॉल भी है, एंटीसेप्टिक भी है। या तो लिपस्टिक नहीं जी, क्या बोरोप्लस भी एक एंटीसेप्टिक क्रीम ही है, वो भी गर्म जर्म्स के ग्रोथ को रोकता है ना, यानी सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ को रोकता है। चलिए उदाहरण जैसे डिटॉल, देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है डिटॉल, या बोरोप्लस भी लिख लीजिए। चलिए, और ये दूसरा बोला है रतौंधी किसी कारण, ए विटामिन ए के कारण, ये A1 के कारण। आगे है बेक्लाइट फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड, पीवीसी में वाइनिल क्लोराइड, ठीक है, उदाहरण के लिए है, ठीक है। और समाप्त होता है इतना ही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं, ठीक है।
लॉन्ग क्वेश्चन का, और शॉर्ट भी एक दो बचा हुआ है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में ही इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।